विकास के सिद्धांत, विकास के कौन कौन से सिद्धांत है, बाल विकास से संबंधित अपन पढ़ रहे हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, पहला सिद्धांत जो कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। उसके बाद में दूसरा सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इनके प्रवर्तक हैं लेम वाइगोत्स्की। तीसरा है मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड। चौथा है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, इनके भी सिगमंड फ्राइड है प्रवर्तक। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग। भाषा विकास का सिद्धांत है जेनिके चोम्स्की। और फिर शारीरिक विकास का सिद्धांत। तो इसी प्रकार ये 7-8 प्रकार के विकास के सिद्धांत है। तो पहला सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इनके प्रवर्तक जीन पियाजे हैं। पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और इन्होंने ये सिद्धांत है जो कि 1923 से लगाकर के 32 के मध्य निम्न पुस्तकों में इन्होंने क्या दिया, प्रकाशित किया। ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। और प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, सीधा प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा, पहला प्रश्न बन रहा है। तो इनके प्रवर्तक है जीन पियाजे। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि जीन पियाजे कहाँ के थे, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और 1923 से 32 के बीच में इन्होंने 3 पुस्तकें हैं, उनमें इन्होंने ये सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। तो 3 पुस्तकें कौन कौन सी है? पहली पुस्तक है लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चिल्ड, लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चिल्ड। दूसरी पुस्तक है चिल्ड कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। और तीसरी पुस्तक है द मोरल जजमेंट्स ऑफ ए चिल्ड। ये तीनों पुस्तक, इन तीनों पुस्तक में इन्होंने क्या किया, अपना सिद्धांत है वो उनका प्रकाशन करवाया। 1923 से लगा करके 1932 के मध्य इन पुस्तकों में इन्होंने दिया। फिर देखिए पियाजे ने अपने सिद्धांत में एक बालक के, पियाजे ने क्या किया, अपने सिद्धांत में एक बालक के मानसिक विकास को बताया, बालक का जो मानसिक होता है उससे संबंधित बताया। और इसलिए 1970 से इनका यह सिद्धांत मूडी के सिद्धांत के रूप में भी मान्य है। मानसिक विकास से संबंधित पियाजे ने अध्ययन किया था और उनके बारे में अपने सिद्धांत में बताया। तो इसलिए 1970 के बाद में पियाजे का सिद्धांत है वो मानसिक सिद्धांत, जो बुद्धि है उस बुद्धि के सिद्धांत के रूप में भी मान्य है। ये सिद्धांत अधिगम के निर्मितवादी सिद्धांत के एक प्रकार के रूप में भी मान्य है। अधिगम के जो निर्मितवादी सिद्धांत है उनके एक प्रकार के रूप में भी मान्य है। पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। इसलिए यह सिद्धांत विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी प्रचलित है। प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में संज्ञान व संक्रिया के आधार पर बालक के विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। संज्ञान और संक्रिया के आधार पर बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई है? 4 अवस्थाएं बताई गई और अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो देखिए पहली अवस्था है इन्होंने संज्ञान। देखिए क्या है, तो ज्ञान की समझ विकसित हो जाना, संज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान की समझ विकसित हो जाना ही संज्ञान है। संज्ञान के निर्माण में पियाजे ने 3 चरण बताए हैं। ज्ञान की समझ कैसे विकसित होगी? तो देखिए पहली है संवेदना, ज्ञानेंद्रिया, और उसके बाद में प्रत्यक्षीकरण, विशेषता और संप्रत्यय। ज्ञानेंद्रिया, प्रत्यक्षीकरण और संप्रत्यय, इन 3 चरणों से गुजरेगा तब जाकर के संज्ञान है वो उनका निर्माण होगा। और संवेदना, संवेदना देखिए ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक ज्ञान संवेदना कहलाता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं अपन, वो क्या कहलाता है? संवेदना कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण क्या है? प्रत्यक्षीकरण देखिए प्राप्त ज्ञान की विशेषता ग्रहण करना ही प्रत्यक्षीकरण है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना संवेदना कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण यानी प्राप्त ज्ञान की विशेषता ग्रहण करना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। और फिर तीसरा रहता है संप्रत्यय, विशेषताओं के आधार पर ज्ञान को समझ लेना ही संप्रत्यय कहलाता है। यह संप्रत्यय ही क्या है? संज्ञान है। तो ये 3 चरण संप्रत्यय निर्माण इस संज्ञान के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और प्रश्न सीधा भी पूछा जाता है कि संवेदना किसे कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण क्या है और संप्रत्यय क्या है? तो अच्छे तरीके से थोड़ा देख लेना। उसके बाद में रहती है संक्रिया, संवेदना और संक्रिया। संक्रिया क्या है? तो देखिए बुद्धि द्वारा
की जाने वाली समस्त मानसिक क्रिया, बुद्धि द्वारा की जाने वाली समस्त मानसिक क्रिया सामूहिक रूप से संक्रिया कहलाती है। बुद्धि द्वारा की जाने वाली समस्त मानसिक क्रियाएं होती है वो सामूहिक रूप से संक्रिया कहलाती है। जैसे कि संक्रिया में चिंतन, स्मरण, ध्यान, तर्क, विश्लेषण, तुलना इत्यादि सभी क्रियाएं शामिल होती है। संक्रिया के जीन पियाजे ने 4 चरण बताए हैं। संज्ञान के 3 बताए थे और संक्रिया के कितने हैं? 4 चरण हैं। पहला स्कीमा या बुद्धि। तो देखिए बुद्धि सभी संप्रतियों को संग्रह कर लेती है। संप्रति किसे कहते हैं? ऊपर अपने पढ़ा था, सभी संप्रति हैं उनका बुद्धि क्या कर लेती है? संग्रह कर लेती है। इसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। उसके बाद में देखिए आत्मसातीकरण। बुद्धि प्राप्त संज्ञान पर बारीकी से पुनः विचार करते हुए उसे आत्मसात करते हैं। बुद्धि है वो प्राप्त संज्ञान पर बारीकी से क्या करती है? पुनः विचार करती है और पुनः विचार करते हुए उसे क्या करती है? आत्मसात है वो कर लेती है। उसके बाद में व्यवस्था। व्यवस्था में देखिए नए व पुराने ज्ञान से तुलना करते हुए बुद्धि नवीन ज्ञान को उचित व्यवस्थित करती है। नए व पुराने ज्ञान से तुलना करते हुए बुद्धि क्या करती है? नवीन ज्ञान को उचित व्यवस्थित करती है, उचित स्थान प्रदान करती है। उसके बाद में चौथा है संतुलन। ये वातावरण से अनुकूलन या समायोजन है। अनुकूलन के लिए व्यवस्था तथा आत्मसातीकरण आवश्यक है। पियाजे के अनुसार कुछ भी नया सीखने के लिए जीवन से असंतुलन आवश्यक है। जीवन से जो संतुलन है वो भी जरूरी है। तो इसी प्रकार ये संक्रिया के जो 4 चरण थे वो पूरे हुए। अब देखिए स्कीम्स क्या है? किसी कार्य को क्रमानुसार करने के लिए बनाई गई योजना। स्कीम्स तो देखिए किसी कार्य को क्रमानुसार करने के लिए बनाई गई योजना क्या कहलाती है? स्कीम्स कहलाती है। पियाजे द्वारा दी गई विकास की अवस्थाएं ये अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए पहली अवस्था है संवेदी प्रेरक अवस्था, उसके बाद में दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रिया अवस्था, फिर तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रिय अवस्था और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिय अवस्था। औपचारिक संक्रिया अवस्था तो इसी प्रकार 4 अपने अवस्थाएं होती है: संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रिया, मूर्त संक्रिया, औपचारिक संक्रिया। संक्रिया और संज्ञान के बारे में ऊपर आपने पढ़ लिया। तो देखिए पहली आती है अपने संवेदी प्रेरक काल। संवेदी प्रेरक काल या इंद्रिय जनित काल, गामक क्रिया काल। 0 से 2 वर्ष की इनकी समयावधि है। समयावधि भी पूछी जाती है तो इनकी समयावधि कितनी है? 0 से 2 वर्ष तक की इसकी समयावधि रहेगी। और इस अवस्था में बालक का सीखना केवल संवेदनाओं से होता है। बालक का सीखना कहां से होता है? संवेदनाओं से, और उसमें कोई चिंतन नहीं पाया जाता, इसलिए इसे अचिंतन की आयु कहा जाता है। 0 से 2 वर्ष का बालक होता है वो संवेदनाओं से सीखता है, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार का चिंतन है वो नहीं पाया जाता है, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? अचिंतन की आयु भी कहा जाता है। बालक सभी प्रकार की शारीरिक गतिविधियां सीख लेता है। इस अवस्था में बालक है वो सभी प्रकार की शारीरिक गतिविधियां वो सीख लेता है। भाषा विकास प्रारंभ होता है परंतु केवल 2 अक्षर के शब्दों तक सीमित रहता है, जैसे कि पा बा, आपने सुना होगा, पा बा मा। तो 2 शब्दों तक ही बच्चा क्या रहता है? सीमित रहता है। बालक में अहम विशेषता का भाव है वो प्रारंभ हो जाता है। तो ये इनकी विशेषता थी। और इस अवस्था को पियाजे ने 6 भागों में बांटा है। 18 से 24 माह में वस्तु स्थायित्व प्रारंभ होने लगता है और पूर्व शेष अवस्था की विशेषताएं शामिल होगी। तो इसी प्रकार पियाजे की जो पहली अवस्था है वो कंप्लीट हुई। उसके बाद में दूसरी अवस्था देखिए, पूर्व संक्रिया काल। पूर्व संक्रिया काल, प्रारंभिक संक्रिया काल। इनकी जो आयु है वो 2 से 7 वर्ष की है। बालक में चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। बालक में चिंतन का प्रारंभ हो जाता है। पहली आयु में आपने पढ़ा था तो उसमें चिंतन का प्रारंभ है वो नहीं माना गया है। बालक केवल संवेदनाओं से सीखता है, लेकिन इस आयु में बालक में क्या हो जाता है? चिंतन का प्रारंभ हो जाता है, परंतु उसका चिंतन है वो अतार्किक होता है। इस अवस्था में बालक में जीववाद का प्रारंभ हो जाएगा तथा वस्तु स्थायित्व की अवस्था भी यही है। बालक में चिंतन केवल छोटे संपत्तियों से जुड़ेगा, उसमें तर्क व विश्लेषण का भाव नहीं होगा। कहानियां सुनने व सुनाने की अवस्था यही है।
कई बार प्रश्न पूछा गया है, कहानियां सुनने व सुनाने की अवस्था कौन सी है? तो देखिए, कहानियां सुनने व सुनाने की अवस्था पूर्व संक्रिया काल अवस्था है, जो कि 2 से 7 वर्ष तक आयु इनकी निर्धारित कर रखी है। पियाजे ने इसे 2 भागों में बांटा है। तो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है पूर्व संप्रेयात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष की आयु, और उसके बाद में अंतर्दर्शी अवस्था 4 से 7 वर्ष की आयु। वास्तविक चिंतन इसी अवस्था में प्रारंभ होता है और उत्तर शिशुअवस्था की समस्त विशेषता शामिल होती है इसमें। फिर तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रिया काल या स्थूल संक्रिया काल। ये 7 से 11 वर्ष की आयु के मध्य मानी गई है। इस अवस्था में चिंतन मूर्त व तार्किक होता है। बालक में समस्त मानसिक क्रियाएं होने लगती है, परंतु वह समस्या समाधान नहीं कर सकता। जीववाद समाप्त हो जाता है। बालक में उत्क्रमणशीलता का प्रारंभ होता है और वह भाषा विकास कर लेता है। दिन, तारीख, महीना, समय का ज्ञान हो जाता है। जिज्ञासा की अवस्था यही है। बाल्यावस्था की समस्त विशेषताएं इसमें शामिल होगी। चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया काल। ये 11 वर्ष से मृत्यु तक चलती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन है वो अमूर्त व तार्किक होता है। वो समस्या समाधान करने की लगता है। बालक में किशोरावस्था की विशेषताएं प्रभावी होती है। जीवन पर्यंत मनुष्य का चिंतन इसी आधार पर चलता है। बालक में बुद्धि लब्धि की पूर्णता होती है तथा शारीरिक विकास भी पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से जीन पियाजे की ये 4 अवस्थाएं थी। उसके बाद में देखिए, अगला सिद्धांत लेते हैं अपन दूसरा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत है। पियाजे व वाइगोत्स्की शास्त्रीय संज्ञानवादी विचारधारा तथा ब्रूनर व आसुबेल नवीन संज्ञानवादी विचारधारा के विचारक है वो कहे जाते हैं। यहां से भी प्रश्न बन सकता है। तो वाइगोत्स्की ने बालक के विकास में संज्ञान की भूमिका को स्वीकार किया, परंतु संज्ञान के अतिरिक्त इन्होंने विकास में सामाजिक व भाषाई कारक मुख्य माना है। तो सामाजिक कारक कौन सा है? तो वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि सामाजिक कारक के रूप में बालक के परिवारजनों, अध्यापकों तथा निकट संबंधियों की विशिष्ट भूमिका को स्वीकार किया। इन सभी की जो भूमिका है, उन भूमिकाओं को उन्होंने ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा। समीपस्थ विकास क्षेत्र या अंतर वैयक्तिक विकास क्षेत्र के रूप में स्वीकार इन्होंने किया। ये ZPD क्षेत्र बालक के वास्तविक विकास क्षेत्र को बढ़ाकर के संभाव्य विकास क्षेत्र तक ले जाता है। जिस बालक को ZPD क्षेत्र अच्छा मिलता है वो सामान्य बालकों से हमेशा आगे रहता है। भाषाई कारक में देखिए, भाषाई कारक में भाषा बालक के विकास में महत्वपूर्ण कारक बनते हुए बालक के व्यवहार को क्रमबद्ध, व्यवस्थित व संतुलित बनाती है। वाइगोत्स्की ने भाषा को विकास के लिए जरूरी बताया। ये बालक के व्यवहार को क्रमबद्ध, व्यवस्थित व संतुलित बना देती है। भाषा का विकास 2 आधारों पर होता है। एक है बाह्य संभाषण और दूसरा है आत्म संभाषण। तो बाह्य संभाषण में देखिए, ये विचार विनिमय का साधन है। इसका प्रयोग दूसरों के साथ किया जाता है। आत्म संभाषण में देखिए, ये 3 से 7 साल में प्रारंभ होता है, जो चिंतन का माध्यम है। चिंतन के माध्यम से बालक स्वयं से बातचीत करता है और जिसके आधार पर भविष्य के कार्यों की योजना है वो बनाई जाती है। इसी योजना के आधार पर कार्य करने से बालक का जीवन है वो क्रमबद्ध व व्यवस्थित बना रहता है। तो भाषा के 2 आधार थे, बाह्य संभाषण और आत्म संभाषण। वाइगोत्स्की ने आत्म संभाषण को सर्वोत्तम माना है, परंतु ये संतुलित होना चाहिए। तीसरा सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत। इनके जो प्रवर्तक हैं वो फ्रायड हैं। फ्रायड का जन्म ऑस्ट्रिया वियना में हुआ 1856 में। इन्हें मनोविज्ञान में गंदे मनोवैज्ञानिक की उपमा दी गई है। प्रश्न यहीं से भी पूछा जा सकता है। फ्रायड को गंदे मनोविज्ञान की उपमा वो दी गई है।
क्योंकि इनके सभी सिद्धांतों का आधार इन्होंने लिबिडो यानी काम शक्ति को माना है। इन्होंने अपने सभी सिद्धांत है उनमें काम शक्ति को आधार माना है, इसलिए इन्हें गंदे मनोविज्ञान की क्या दी गई है, उपमा दी गई है। असंतुष्ट लिबिडो जीवन में नकारात्मकता लाती है, जबकि असंतुष्ट लिबिडो सकारात्मकता से जुड़ती है। सिगमंड फ्राइड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो सिगमंड फ्राइड को। फ्राइड के सिद्धांतों के आधार पर मनोविश्लेषणवाद को मनोवैज्ञानिक प्रथम बल, व्यवहारवाद को द्वितीय बल और मानवतावाद को तृतीय बल कहा गया है। देखिए, फ्राइड का जो सिद्धांत है उनके आधार पर मनोविश्लेषणवाद को मनोविज्ञान का तो प्रथम बल कहा गया है, व्यवहारवाद को क्या गया, व्यवहारवाद को द्वितीय बल और मानवतावाद को तृतीय बल कहा गया है। सिगमंड फ्राइड के अनेक छोटे छोटे सिद्धांतों को सामूहिक रूप से मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों में पढ़ा जाता है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत है उनमें फ्राइड के छोटे छोटे सिद्धांत है उनमें पढ़ा जाता है। तो देखिए, मस्तिष्क की जो अवस्था है, पहली अवस्था मस्तिष्क की अवस्था। फ्राइड की मानव मस्तिष्क की तुलना एक बहुत बड़े हिमखंड से की है। फ्राइड ने मानव मस्तिष्क की तुलना बहुत बड़े हिमखंड से की है और ये हिमखंड पानी में क्या है, तैरता है। इसी आधार पर इन्होंने मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताई हैं। ये 3 अवस्थाएं, मस्तिष्क की 3 अवस्थाएं बताने वाले विद्वान कौन है, सिगमंड फ्राइड। प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पहली अवस्था कौन सी है, यह भी पूछा जा चुका है, तो चेतन अवस्था। तैरती हिमखंड का पानी के ऊपर नजर आने वाला भाग फ्राइड ने इसे 1/10 ऐसा कहा है। इसमें वस्तुएं व घटनाएं याद ही रहती हैं और इसका संबंध है वो वर्तमान से होता है। देखिए, चेतन अवस्था है वो मस्तिष्क का 1% भाग होती है, 10 में से 10 का 1वां भाग, 10 भाग में से 1 भाग वो चेतन अवस्था के रूप में होता है। और इन्होंने समझाया कि एक हिमखंड है वो पानी के ऊपर तैर रहा है और पानी के ऊपर जब जो हिमखंड तैर रहा होता है तो उनका जो बाहर दिखाई देने वाला भाग है वो क्या है, चेतन अवस्था के रूप में है। उसके बाद में इन्होंने अचेतन अवस्था बताई। तो अचेतन अवस्था में इन्होंने बताया तैरती हिमखंड का पानी में डूबा हुआ भाग, ये 10 भाग में से 9 भाग जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, इसका संबंध भूतकाल से माना जाता है और इसे अदमित इच्छाओं का भंडार गृह भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया है, दमित इच्छाओं का भंडार गृह किसे कहते हैं या फिर किसने कहा। अचेतन अवस्था को दमित इच्छाओं का भंडार गृह कहा गया है और इनकी जो 10 में से 9 भाग है वो अचेतन अवस्था का होता है मस्तिष्क में, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। इसमें वस्तुएं या घटनाएं संग्रहित तो रहती है परंतु याद नहीं आती, वह कभी कभी अचानक ही याद आती है। तो ये अपना अचेतन अवस्थाएं मस्तिष्क की होती है, उनमें संग्रहित रहती है। उसके बाद में तीसरी अवस्था रहती है अर्धचेतन अवस्था। ये चेतन व अचेतन अवस्था के मध्य का भाग है। फ्राइड ने इसे कोई भाग नहीं दिया। ये वस्तुएं या घटनाएं थोड़ी प्रयास से याद रखता है, जिन्हें याद रखते समय मनुष्य हकला जाता है। यह हिस्सा 2 हिस्सों के मध्य कड़ी का काम करता है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था, मस्तिष्क की अवस्था देख ली अपने। उसके बाद में दूसरा इनका है व्यक्तित्व विकास की अवस्था। फ्राइड ने व्यक्तित्व विकास की 3 अवस्थाएं दी हैं, इदम, एगो, सुपर एगो। इदम, अहम, परम अहम। प्रश्न पूछा जा चुका है, व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है। सिगमंड फ्राइड ने 3 अवस्थाएं दी है। पहली अवस्था है इदम, अहम, परम अहम। अंग्रेजी में पूछा जा सकता है इद, एगो, सुपर एगो। तो व्यक्तित्व विकास की पहली जो अवस्था है वो है इद। ये स्वार्थ की अवस्था मानी जाती है। इसे इच्छाओं की जननी भी कहा जाता है। यह मनुष्य से अपराध कराती है, जिसके कारण इसे अपराध की अवस्था भी कहा जाता है। इसकी अधिकता होने पर मनुष्य कुसमायोजित हो जाता है। ये किशोर अवस्था तक अत्यधिक प्रभावी होती है। ये किशोर अवस्था तक अत्यधिक प्रभावित होती है और मनुष्य ये स्वार्थ की अवस्था मानी गई है और इच्छाओं की जननी है वो इनको कहा गया है। प्रत्येक लाइन से प्रश्न बन रहा है
और मनुष्य इनके वजह से क्या रहता है, कुसमायोजित भी हो जाता है इनकी अधिकता की वजह से। उसके बाद में ईगो। ईगो देखिए, हम इसे वास्तविकता तथा समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। वास्तविकता और समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है, और यह ईद तथा सुपर ईगो के मध्य संतुलन की अवस्था है, और इसका विशेष प्रभाव प्रौढ़ावस्था में होता है। इनका विशेष प्रभाव है वो कब होता है, प्रौढ़ावस्था में होता है। उसके बाद में सुपर ईगो, इसे परम अहम भी कहते हैं। इसे आदर्श व नैतिकता की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में मनुष्य प्रत्येक निर्णय में चाहिए पर बल देता है। इसकी अधिकता भी व्यक्ति को समायोजित बना देती है, और ये वृद्धावस्था में अधिक प्रभावी होती है। तो इसी प्रकार इद, ईगो, सुपर ईगो, ये व्यक्तित्व विकास की 3 अवस्थाएं थी। उसके बाद में तीसरी है ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि, इन ग्रंथियों का प्रारंभ 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है, जिसका विशेष प्रभाव बाल्यावस्था में दिखाई देता है। ओडिपस का विकास है वो लड़कों में झुकाव मां के लिए होता है, और जबकि इलेक्ट्रा का विकास है वो लड़कियों में झुकाव पिता की तरफ के लिए होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का संबंध किनसे है। ओडिपस का सिद्धांत देखिए, ओडिपस का सिद्धांत है वो लड़कों से संबंधित है, और ये ओडिपस ग्रंथि है, ये ग्रंथि लड़कों को मां के प्रति झुकाव के लिए प्रेरित करती हैं, और उसके बाद में इलेक्ट्रा ग्रंथि है जो कि लड़कियों को पिता के प्रति झुकाव दर्शाती है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि पिता का पुत्र के प्रति या फिर पुत्र का पिता के प्रति झुकाव, मां का पुत्र के प्रति या फिर पुत्र का मां के प्रति झुकाव, ये कौन सी ग्रंथियां है जो उत्तरदायी होती है। तो ये ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। 3 से 6 वर्ष की अवस्था में ये विकसित होती है और ये दिखाई देती है। हालांकि शरीर में इन ग्रंथियों की कोई उपलब्धता नहीं है। नार्सिज्म यानी स्वप्रेम, ये स्वयं से प्रेम करने की प्रवृत्ति है, जिसका प्रारंभ शिशुअवस्था से माना जाता है, तथा इसका विशेष प्रभाव है वो किशोरावस्था में होता है। ये आजीवन समाप्त नहीं होती है। शैशव कामुकता, फ्राइड ने शिशुओं में जन्मजात काम प्रवृत्ति को बताया। इस सिद्धांत का सभी विचारकों ने विरोध किया, जिसमें जुंग है जो कि मुखी थे। केवल फ्राइड की पुत्री एना फ्राइड ने अपने पिता का समर्थन किया। फ्राइड ने कामुकता के कारण ही बालक का मां से दूध पीना बताया। फ्राइड ने कामुकता के कारण ही बालक को मां के प्रति दूध पीना है वो बताया, लेकिन इसका सभी विद्वानों ने है वो खंडन किया है, विरोध किया है। उसके बाद में मूल प्रवृत्ति, फ्राइड ने मनुष्य की जन्मजात 2 मूल प्रवृत्तियां हैं वो बताई है। एक है एरोस, जीवन मूल प्रवृत्ति, और दूसरा है थेनाटोस। एरोस यह है कि यह मनुष्य से सकारात्मक कार्य करवाती है और जीवन में आशा व विश्वास बनाए रखती है। एरोस क्या है, तो ये मनुष्य में सकारात्मक कार्य करवाती है और ये जीवन में आशा व विश्वास बनाए रखती है। और उसके बाद में दूसरा है थेनाटोस, ये मृत्यु मूल प्रवृत्ति है और ये मनुष्य में नकारात्मक संवेद प्रभावी करती है, जिसके कारण वह जीवन के प्रति निराशावादी हो जाता है। फ्राइड का यह सिद्धांत अभिप्रेरणा के सिद्धांत के रूप में मान्य है। फ्राइड का यह सिद्धांत है जो कि अभिप्रेरणा के रूप में ये क्या है, मान्य है। तो इसी प्रकार फ्राइड का सिद्धांत आपने पढ़ा, और अब मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड। इसके प्रवर्तक कौन है, सिगमंड फ्राइड। तो देखिए, सिगमंड फ्राइड ने लिबिडो के आधार पर बाल विकास की 5 अवस्थाएं प्रस्तुत की है। बाल विकास की 5 अवस्थाएं इन्होंने लिबिडो का प्रारंभ बालक में जन्मजात माना तथा विकास की प्रत्येक अवस्था में लिबिडो की स्थिति को बताया। यही उन्हीं का सिद्धांत है। विकास की जो प्रत्येक अवस्था है उसमें लिबिडो की जो स्थितियां होती है वो स्थितियां उन्होंने बताया। तो इसमें देखिए मुख्य अवस्था लिबिडो की होती है, वो इसमें देखिए पहली अवस्था मुख्य अवस्था,
ये जन्म से 18 महीने के मध्य होती है। इस अवस्था में लिबिडो का निवास बालक के मुख में होता है, जिसके कारण मुख से जुड़ी क्रियाएं आनंद देती है, जैसे कि चूसना, काटना, चबाना, इससे जुड़ता है। उसके बाद में दूसरी है गुद्य अवस्था। ये 18 से 36 महीने के मध्य होती है। तो इसमें देखिए बालक की लिबिडो मुख्य क्षेत्र से निकल करके गुद्दा क्षेत्र में आती है, जिसके कारण वह मलमूत्र के संग्रहण में आनंद की अनुभूति करता है। बालक इस अवस्था में जिद्दी, आक्रामक व धारणात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करता है और जीवन का पहला संग्रह बालक यहीं से करता है। ये इन्होंने दूसरी अवस्था बताई है, गोदी अवस्था। और उसके बाद में लिबिडो की तीसरी अवस्था बताई है, लैंगिक अवस्था। ये 3 से 6 वर्ष के मध्य होती है। इसमें देखिए लिबिडो का निवास बालक के लिंग क्षेत्र में होता है, जिसके कारण अपने ही लिंग से खेलने में वो आनंद की अनुभूति करता है। बालक में लड़के व लड़की का भेद शुरू होने लगता है तथा ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथियों का प्रारंभ है वो यहीं से होता है, जो कि 3 से 6 वर्ष की आयु के मध्य है। प्रसूतावस्था या सुसुप्तावस्था या नीलियनावस्था ये 6 से 12 वर्ष की आयु के मध्य होता है। इस अवस्था में लिबिडो का निवास है वो शरीर में कहीं नहीं होता है। इसी कारण से बालक खेल में आनंद का अनुभव है वो करता है। उसके बाद में देखिए जनेंद्र अवस्था, ये 12 वर्ष के बाद होती है। सुप्त हुई लिबिडो पुनः जागृत होती है, जिसका निवास स्थान है वो बालक का जनन क्षेत्र हो जाता है। इसी कारण से अगली संतान को जन्म देने से जुड़ी क्रियाएं आनंद प्रदान करती हैं। आजीवन मनुष्य की लिबिडो इसी अवस्था में विद्यमान रहती है। तो इसी प्रकार सिगमंड फ्राइड का जो लिबिडो से संबंधित जो अलग अलग अवस्थाएं थी उनको विभाजित किया। अब है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, इसके प्रवर्तक है एरिक एरिक्सन। एरिक्सन को नव फ्रायडवादी कहा जाता है। इन्हें अहम मनोविज्ञान का संस्थापक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने फ्राइड के व्यक्तित्व में अहम का विस्तार से अध्ययन किया। एरिक्सन ने बालक के विकास में सामाजिक कारकों की भूमिका को मुख्य माना तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही उसके व्यक्तित्व का विकास होना बताया। एरिक्सन ने बालक के विकास में जो सामाजिक कारक होते हैं उनकी भूमिका को क्या माना, मुख्य माना। उस सामाजिक कारकों के आधार पर ही उसके जो व्यक्तित्व विकास है होना है उन्हें प्रमुख बताया। जन्म लेते ही बालक सकारात्मक व नकारात्मक परिस्थिति के मध्य द्वंद्व, संघर्ष, संकट बनाम वर्सेज की स्थिति को महसूस करता है। यदि संकट का सामना सकारात्मक रूप से हो तो बालक आशावादी तथा यदि संकट का सामना है वो नकारात्मक रूप से हो तो बालक है वो निराशावादी व्यक्तित्व का विकास होगा। एरिक्सन ने बालक के विकास की 8 अवस्थाएं बताई है, जिन्हें जोड़े में प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक अवस्था के मध्य एक संकट बताया गया है। यदि 2 अवस्थाओं के मध्य संघर्ष का परिणाम सकारात्मक होगा तो बालक का व्यक्तित्व है वो आत्मविश्वासी होगा। जीवन की 8 अवस्थाएं प्रस्तुत करने के कारण ये सिद्धांत जीवन अवधि विकास सिद्धांत कहलाता है। जीवन की 8 अवस्थाएं प्रस्तुत करने के कारण ये सिद्धांत जीवन अवधि विकास सिद्धांत, जीवन अवधि विकास का सिद्धांत एरिक्सन का है। 8 अवस्थाएं प्रस्तुत की इसलिए। तो देखिए इसमें शील गुण, विकास की अवस्थाएं और आयु, इन्हें समझने की बहुत ही जरूरत है। प्रश्न यहां से पूछा जाता है। तो शील गुण देखिए आशा। विकास की अवस्था में देखिए विश्वास वर्सेस अविश्वास, ये 0 से 1 वर्ष की आयु के मध्य उत्पन्न होते हैं। इच्छा है और उद्देश्य, इनकी अवस्था है स्वतंत्रता और स्वतंत्रता वर्सेस संदेह, 1 से 3 वर्ष की आयु के मध्य। लक्ष्य है ये आत्मबल और अपराध भाव, ये 3 से 6 वर्ष की आयु के मध्य। सामर्थ्यता, परिश्रम या हीनता, 6 से 12 वर्ष की आयु के मध्य। कर्तव्य निष्ठता, ये पहचान वर्सेस भूमिका द्वंद, ये 12 से 18 वर्ष की आयु के मध्य। प्यार, इसमें घनिष्ठता और अलगाव, घनिष्ठता वर्सेस अलगाव, ये 18 से 35 वर्ष की आयु के मध्य। देखभाल, उत्पादकता, निष्क्रियता, ये 35 से 55 वर्ष की आयु के मध्य। और उसके बाद में संतुष्टि यानी ईमानदारी और निराशा, ये 55 से ऊपर वर्ष की आयु होती है। तो ये अवस्थाएं इनके अनुसार चलती हैं। तो इसी प्रकार
ये अपना सिद्धांत था एरिक्सन का, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और उसके बाद में अपना अगला सिद्धांत रहता है नैतिक विकास का सिद्धांत। छठा सिद्धांत अपना कौन सा है? नैतिक विकास का सिद्धांत। इनके प्रवर्तक है लॉरेंस कोहलबर्ग या कोलबर्ग। कोलबर्ग ने नैतिकता को अर्जित माना तथा इसका विकास धीरे धीरे अवस्थाओं के अनुसार प्रस्तुत किया। कोलबर्ग ने नैतिकता को क्या माना? अर्जित, और इसका विकास है वो धीरे धीरे अवस्थाओं के अनुसार प्रस्तुत किया। कोलबर्ग ने लगभग 400 कहानियों के माध्यम से एक अध्ययन पर अपना सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। कोलबर्ग ने बालक में नैतिकता के विकास के 3 स्तर प्रस्तुत किए। प्रत्येक स्तर में नैतिक विकास के अलग अलग आधार प्रस्तुत किए। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं 3 स्तर और नैतिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोलबर्ग से संबंधित है। तो यहां इन्होंने 3 अलग अलग आधार प्रस्तुत किए। पहला आधार इसमें देखिए प्री कन्वेंशन स्तर। पहला कौन सा है? प्री कन्वेंशन स्तर, पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर या पूर्व रिव्यू अनुसार नैतिकता का स्तर। इनकी आयु है वो 4 से 14 वर्ष तक, माफी चाहूंगा 4 से 10 वर्ष के मध्य होगी। इसमें देखिए बालक 4 वर्ष से पूर्व बालक में कोई नैतिकता नहीं होती है, परंतु धीरे धीरे उसमें बाहरी घटना के कारण या आधार पर नैतिकता का विकास है वो प्रारंभ किया जाता है। नैतिकता का विकास माता पिता व निकट संबंधियों द्वारा किया जाता है। बालक 2 अवस्थाओं से गुजरता है। पहला आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता, अदला बदली या अहंकार की अवस्था। इनसे बालक में नैतिकता का विकास है वो होता है। उसके बाद में दूसरी अवस्था रहती है कन्वेंशनल स्तर या परंपरागत स्तर या रेवेन्यू अनुसार नैतिकता का स्तर। ये 10 से 13 वर्ष की अवस्था के मध्य होता है। इस स्तर में बालक की नैतिकता का आधार सामाजिक घटना हो जाता है। बालक स्वेच्छा से नैतिकता का पालन करने लगता है। वो नैतिकता पालन की 2 अवस्था से गुजरता है। पहली अवस्था है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इस अवस्था में बालक अपने छोटे भाई बहनों को नैतिकता पालन की शिक्षा देने लगता है। और फिर तीसरी अवस्था रहती है पोस्टर कन्वेंशनल या उत्तर परंपरागत या नैतिकता का स्तर या पक्ष रीतिनुसार। ये 13 से ऊपर के स्तर पर होती है और इस स्तर में बालक अपनी नैतिकता से जुड़े निर्णय अपनी बुद्धि व विवेक के आधार पर लेने लगता है। वह 2 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली अवस्था है सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरी अवस्था है सार्वत्रिक नीतिपरक उन्मुखता। इस अवस्था में व्यक्ति विपरीत स्थिति होने पर कई बार अनुचित निर्णय लेता है, परंतु उसके द्वारा लिए गए अनुचित निर्णय को भी कोहलबर्ग ने नैतिक माना है। कोहलबर्ग द्वारा दी गई विकास की अवस्थाएं, विकास की 5 ये अवस्थाएं जो यहां दर्शा रखी हैं। तो पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था। ये 0 से 2 वर्ष की आयु के मध्य होती है। इस अवस्था में बालक में कोई नैतिकता नहीं होती है। दूसरी अवस्था है स्वार्थी अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है? स्वार्थी अवस्था। ये 2 से 6 वर्ष के मध्य होती है। बालक में माता पिता के माध्यम से नैतिकता का विकास होगा तथा बालक नैतिकता का पालन और लालच से प्रेरित होकर के करेगा। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था में नैतिकता का पालन है वो बालक स्वेच्छा से करने लगेगा। चौथी अवस्था है आधारहीन आत्मचेतनावस्था। आधारहीन आत्मचेतनावस्था 12 से 18 वर्ष। इस अवस्था में नैतिकता कोरे आदर्शों पर चलती है। बालक नैतिकता से जुड़े निर्णय लेते समय स्वयं प्रति विचार नहीं करता। इसी अवस्था के बालक को देवदूत कहा जाता है। 5वीं आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, ये 18 के बाद होती है। इस अवस्था में नैतिकता से जुड़े निर्णय पूर्णतः सोच समझ करके लिए जाते हैं, जिसमें कठिन स्थिति होने पर कई बार अनुचित निर्णय भी ले लिए जाते हैं। और उसके बाद में देखिए भाषा विकास। भाषा का विकास, भाषा एक अर्जित योग्यता मानी जाती है जिसे विचार अभिव्यक्ति का माध्यम भी कहा जाता है। भाषा क्या है? एक अर्जित योग्यता होती है समाज से, अपने परिवार से, पर्यावरण से।
भाषा है वो अर्जित की जाती है। व्यक्ति मान लिया अपन भारत में रह रहे हैं और हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो अपना पर्यावरण है वो हिंदी भाषी क्षेत्र से संबंधित है। दक्षिण भारत में रहेंगे, अंग्रेजी हो सकती है, तमिल हो सकती है, केरला हो सकती है, अपना पर्यावरण होगा वो भाषा अपन सीखेंगे। विश्व में अंग्रेजी भाषा क्षेत्र में रहने वाला बालक या व्यक्ति, उनका पर्यावरण अंग्रेजी है तो उसके हिसाब से वो भाषा है वो अर्जित करेगा। तो भाषा क्या है? एक अर्जित योग्यता है जिसे विचार अभिव्यक्ति का माध्यम भी कहा जाता है। भाषा को विचार और अभिव्यक्ति का माध्यम है वो कहा जाता है। भाषा चिंतन का साधन है। भाषा चिंतन का साधन है और भाषा का विकास बालक में LSRW के क्रम से होता है। तो देखिए LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इनके माध्यम से बालक में भाषा का विकास होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये मूलभूत कौशल है भाषा अर्जित करने के। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना LSRW कहा जाता है अंग्रेजी में। प्रारंभिक भाषा में सुनना व बोलना शामिल किया जाता है। जो प्रारंभिक भाषा होती है उनमें सुनना और बोलना इन्हें शामिल किया जाता है। और भाषा विकास के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है क्रियात्मक शारीरिक पक्ष, और ये होता है कान और कंठ से संबंधित। उसके बाद में मानसिक पक्ष होता है जो कि बौद्धिक। यदि इन दोनों पक्षों में कोई कमी रह जाए तो भाषा विकास नहीं होगा। सुनना और बोलना, सुनना और बोलना, इन दोनों पक्षों में यदि कोई कमी रह जाती है तो भाषा का विकास है वो नहीं होता है। भाषा विकास के दो पक्ष आपने देखा, एक तो पक्ष है क्रियात्मक या शारीरिक पक्ष और दूसरा है मानसिक पक्ष। सुनना और बोलना दोनों से संबंधित ये दो पक्ष और दे रखे थे। इसमें देखिए कान और कंठ, ये दोनों सही होने चाहिए। कान अपना सही होगा, कान सही होगा तब सुनेंगे, और फिर सुनने के बाद में अपन क्या करेंगे, बोलेंगे। यदि किसी छात्र के कान सही नहीं है, बालक के कान सही नहीं है, तो वो बोल नहीं पाएगा। जिनके कान सही है वही सुन करके अब बोल पाएगा, और उसके बाद में बुद्धि है वो दूसरा पक्ष है वो काम साथ में करती है। यदि इन दोनों पक्षों में कोई कमी रह जाए तो भाषा का विकास है वो नहीं होता है। भाषा विकास की दो अवस्थाएं दी गई हैं। पहली अवस्था है पूर्व भाषा विकास, जन्म से 15 महीने के मध्य, और दूसरी है उत्तर भाषा विकास, 15 महीने से आजीवन। पूर्व भाषा विकास में देखिए, पूर्व भाषा विकास को 4 चरणों में प्रस्तुत किया गया है। पहला है रुदन, बलबलाना, हाव भाव, सांवेगिक अभिव्यक्ति, और दूसरी है उत्तर भाषा विकास। इसमें 15 महीने से आजीवन उत्तर भाषा विकास को 5 चरणों में प्रस्तुत किया गया है। पहली है दूसरों की भाषा समझना, दूसरी है शब्दावली में संग्रह, फिर तीसरी शब्द वाक्यों में या शब्द या वाक्यों में संगठन, फिर उच्चारण और भाषा पर स्वामित्व। ये उत्तर भाषा विकास की अवस्था है जो 15 महीने से आजीवन तक है वो चलती है। उसके बाद में भाषा विकास पर मनोवैज्ञानिक के जो विचार हैं उन विचारों को देख लेते हैं। तो पहला विचार प्रस्तुत किया पॉलोव के अनुसार। पॉलोव क्या कहते हैं, तो पॉलोव ने भाषा के विकास को अनुबंधन के माध्यम से बताया। फिर स्किनर बताते हैं भाषा विकास है वो अनुकरण व पुनर्बलन के माध्यम से होता है। भाषा का विकास है वो अनुकरण और पुनर्बलन, बार बार नकल करने से, अभ्यास करने से, और अभ्यास करने के बाद में पुनर्बलन मिलेगा बच्चे को तो भाषा है वो जल्दी विकसित होगी, ये कह रहे हैं स्किनर। उसके बाद में बंधुरा आते हैं। बंधुरा ये कह रहे हैं कि भाषा विकास में केवल अनुकरण को प्रभावी माना जाता है, यानी अभ्यास को क्या माना जाता है, प्रभावी माना जाता है, ये बंधुरा कहते हैं। फिर जीन पियाजे के अनुसार, पियाजे ने भाषा विकास में संज्ञान और संक्रिया की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में भी क्या था, कहा था संज्ञान और संक्रिया। तो पियाजे कह रहे हैं कि संज्ञान और संक्रिया है वो भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाते हैं। फिर वाइगोत्स्की के अनुसार, वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि भाषा विकास में बाह्य संभाषण व आत्म संभाषण को मुख्य माना जाता है। अब देखिए नोम चॉम्स्की के अनुसार भाषा विकास, चॉम्स्की भाषाविद थे। इन्होंने संस्कृत के महान आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया तथा इसी अध्ययन के उपरांत इन्होंने अपना सिद्धांत जनरेटिव
ग्रामर थ्योरी प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा विकास में शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु व्याकरण का प्रयोग बालक स्वतः जन्मजात सीख लेता है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार जो भाषा विकास में शब्द होते हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु भाषा व्याकरण का जो प्रयोग है वो बालक स्वतः है, वो जन्मजात ही सीख लेता है। चॉम्स्की ने भाषा को अर्जित न मान करके जन्मजात माना है। इन्होंने भाषा विकास में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन तंत्र की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने एलईडी की कार्यप्रणाली को कंप्यूटर की भांति स्वीकार किया है। जो मशीन लगाते हैं या भाषा अर्जन तंत्र होता है, डिवाइस होता है, उन्हें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन तंत्र, इनको भी महत्वपूर्ण माना इन्होंने। चॉम्स्की ने कंप्यूटर से जुड़ी 3 स्थितियों के माध्यम से भाषा डिवाइस को बताया है। कंप्यूटर से जुड़ी 3 स्थितियां, इसमें देखिए पहली स्थिति है इनपुट, फिर प्रोसेस और आउटपुट। ये कंप्यूटर की 3 स्थितियां होती हैं। तो इसमें देखिए सुनना, कान, बुद्धि समझना, और कंठ बोलना। आउटपुट कंठ बोलना, बुद्धि। कंप्यूटर में भी यही होता है, इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट। इसी प्रकार इन्होंने अच्छे तरीके से समझाया। यदि इस तंत्र का कोई भी एक हिस्सा कार्य न करे, इस तंत्र का कोई भी हिस्सा एक कार्य न करे, तो भाषा का विकास है वो नहीं होगा। उसके बाद में देखिए शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में देखिए वजन, जन्म के समय लगभग 3.5 किलोग्राम या 7-8 पौंड। बालावस्था में वजन होता है 40 से 45 किलोग्राम, 70 से 80 पौंड। किशोरावस्था में वजन BMI बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार वजन है वो होना चाहिए। हालांकि वजन है वो BMI के अनुसार होना चाहिए। यहाँ बाल्यावस्था में वजन थोड़ा ज़्यादा बताया है, लेकिन 16 से 23-32 किलोग्राम औसतन वजन है वो माना गया है बाल्यावस्था में। 70 से 80 पौंड, लेकिन BMI बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार वजन है वो होना चाहिए, जिसमें लंबाई और आयु के अनुसार है वो वजन निर्धारित कर रखा है बॉडी मास इंडेक्स में, तो उनके अनुसार है वजन होना चाहिए। उसके बाद में देखिए जन्म के समय है वो लड़कों का बाल्यावस्था में, जन्म के समय लड़कों का, बाल्यावस्था में लड़कियों का, और किशोरावस्था में पुनः लड़कों का वजन है वो अधिक होता है। जन्म के समय में लड़के होते हैं उनका वजन ज़्यादा होता है, फिर बाल्यावस्था में लड़कियों का वजन है वो ज़्यादा होता है, और किशोरावस्था में पुनः लड़कों का वजन है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखिए इनकी लंबाई है जन्म के समय में 19.5 इंच और बाल्यावस्था में 140 सेंटीमीटर, और किशोरावस्था में 1.65 सेंटीमीटर लड़कियां, 165 और 175 सेंटीमीटर है वो लड़के, इनकी लंबाई है वो होती है किशोरावस्था में। जन्म के समय लड़कों की बाल्यावस्था में और लड़कियों की तथा बाल्यावस्था में लड़कियों की तथा किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई है वो क्या होती है, अधिक होती है। दांत की संख्या देखिए, तो दांतों में देखिए दांतों की प्रक्रिया का प्रारंभ है वो गर्भकाल से माना जाता है। कुल दांत 32 होते हैं, जिनमें 12 स्थायी और 12 अस्थायी होते हैं। बालक के दांत जन्म के 6 माह के उपरांत बाहर निकलना प्रारंभ होते हैं, जो कि 18 वर्ष की आयु तक 28 हो जाते हैं। शेष 4 दांत जिन्हें अकल दाढ़ या प्रदांत कहते हैं, तो 18 वर्ष की समाप्ति के उपरांत ये क्या होते हैं, निकलते हैं। दांतों का अध्ययन 4 भागों में बांट करके किया जाता है, जिसका क्रम 2, 1, 2, 3 है होता है। 2 दांत जो जिन्हें इंसिजर कहा जाता है, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। दांत एक मनुष्य की आयु का पैमाना भी माने जाते हैं। उसके बाद में धड़कन में देखिए जन्म के समय 140 प्रति मिनट, 6 वर्ष की आयु तक की 100 प्रति मिनट, और 12 वर्ष की आयु तक 85 प्रति मिनट, और किशोरावस्था में 72 प्रति मिनट की दर से धड़कन है वो होती है। एक एथलीट की दिल की धड़कन है वो सामान्य व्यक्ति से कम होती है, ये 40 से 60 के मध्य पाई जाती है। मांसपेशियों का वजन जन्म के समय कुल शरीर के वजन का 23% और बाल्यावस्था में
कुल शरीर के वजन का 33% होता है, और किशोर अवस्था में कुल शरीर के वजन का कितना होता है, 44% मांसपेशियों का वजन है वो होता है। उसके बाद में देखिए मस्तिष्क का वजन जन्म के समय लगभग 350 ग्राम, बाल्यावस्था में लगभग 1260 ग्राम, और किशोर अवस्था में लगभग 1260 से 1460 ग्राम, और विकास के प्रत्येक अवस्था में लड़कियों के मस्तिष्क का वजन लड़कों से कम होता है। हड्डियां जन्म के समय लगभग 300 के आसपास होती हैं, और बाल्यावस्था में 270 से 250 के मध्य, और किशोर अवस्था में 206 के 6 हो जाती है। अस्थिरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से बालक की हड्डियां आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है तथा कम होती है। तो इसी प्रकार जो विकास की अवस्थाएं थी वो कंप्लीट हुई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।